मेरा शादी का पहला दिन था। मेरे बेटे ने प्रेम विवाह लव मैरिज किया था। बहू भी बहुत खुश थी। जैसे ही रात हुई तो मुझे दुल्हन के चीख चीख कर रोने की आवाज आई। मैं भागती हुई जैसे ही कमरे में गई तो मेरा बेटा अपनी नई नवेली दुल्हन को घसीटता हुआ कमरे से बाहर ला रहा था और साथ में चीख चीख कर बोल रहा था, मैं तुझे फारिग करता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, रिश्ता तोड़ता हूँ। ये सुनकर मेरे तो पांव तले से जमीन ही निकल गई। मैंने फौरन अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और दुल्हन को पकड़कर कमरे में ले गई और उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, बेटा तुम यह बात किसी को न बताना, तुम इस घर की बहू ही रहोगी। वह मान गई और सुबह होते ही मैंने अपने 14 साल के बेटे से बहू का, मेरा नाम दिव्या है। मेरी शुरुआती जिंदगी की रंगीनियां मुंबई शहर की उस जगमगाती चकाचौंध से भरी थीं जहां हर पल रोशनी का एक नया धमाका होता था। ये शहर कभी न सोने वाला हजारों सपनों को अपनी आगोश में लिए हुए था। मगर इस शोर और रोशनी के बीच मेरे अंदर एक गहरा सन्नाटा बसता था। मेरी माँ रोहिणी की शख्सियत इसी चकाचौंध का केंद्र थी। वह सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि फैशन और खूबसूरती की जीती जागती देवी थी। जब वह किसी महफिल में कदम रखती थीं, तो एक जादू सा छा जाता था। लोग उनकी एक झलक के लिए बेताब रहते थे। हर कोई, सड़क पर चलने वाले आम लोग से लेकर बड़े बड़े डिजाइनर तक, यही कहता था, रोहिणी जी जैसी हसीना पूरी दुनिया में नहीं। वह तो जैसे स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हैं जिनके नक्श तराशे गए हैं। उनके नक्श की नजाकत, उनका शाही अंदाज और उनकी त्वचा की असाधारण चमक, जो एक अटूट जवानी की चमक थी, सब कुछ बेमिसाल था। मुझे आज भी याद है कि इस उम्र में भी वह बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन जैसी ताज़ा और दिलकश दिखाई देती थीं। उनका दिन खुद को संवारने और सजाने में गुजरता था। हर हफ्ते वह नए से नए डिजाइनर कपड़ों के स्केच बनवाती और उन्हें सिलवाती थीं। उनकी अलमारी सबसे महंगे लिबासों से भरी रहती थी, जो वह शायद ही कभी दोबारा पहनती हों। उनका ज्यादातर वक्त फैशन शोज की पहली कतार में बैठकर, लग्जरी जूतों के ब्रांड्स की प्रमोशंस में शामिल होकर, आधुनिक मेकअप लाइंस की लॉन्च पार्टियों की रौनक बनकर या किसी मशहूर ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन का फीता काटकर गुजरता था। वह दुनिया के हर शख्स को अपना कीमती वक्त और तवज्जो देती थीं, सिवाय एक के, उनकी अपनी बेटी, मैं। वह एक तरह से मेरी निगाहबान थीं, मगर एक दूर की राजकुमारी की तरह, जो अपने महल की आम चीजों पर ध्यान नहीं देती। जब मेरे पिताजी रोहित, जो एक संजीदा और व्यावहारिक इंसान थे, मेरी माँ को इस बेलगाम जिंदगी और मेरी तन्हाई के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करते, तो घर का माहौल फौरन कड़वाहट और जहरीली खामोशी की गिरफ्त में आ जाता। वह दोनों कई कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे और यह लंबा सन्नाटा हमारे बड़े घर के वातावरण में उदास बादलों की तरह छाया रहता। इस आपसी नाराजगी और शीत युद्ध में वह एक वजूद को पूरी तरह से भुला देते थे। मैं, उनकी बेटी दिव्या। मेरा वजूद उनकी जिंदगी के केंद्रीय मंच पर किसी मामूली पर्दे के पीछे के किरदार से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। मेरी माँ मुझे हर किसी से, खास तौर पर मीडिया की तेज और उत्सुक नजरों से बचा कर रखती थीं, जैसे मैं उनकी शोबिज की चमक और बेदाग छवि पर कोई नापसंदीदा धब्बा या बोझ हूं। फिल्म का खुलासा और साजिश की आहटाहट। फिर एक दिन एक असाधारण पेशकश ने हमारे घर का माहौल बदल दिया। मेरी माँ को एक बड़ी हिंदी फिल्म में मुख्य किरदार का ऑफर मिला। वह खुशी से पागल हो गईं। उनकी आंखों में जैसे करोधों की चमक आ गई हो। वह इस कामयाबी को अपने करियर का शिखर समझ रही थीं। जब फिल्म के मशहूर निर्देशक अर्नव सर, जो अपनी बारीकी और उच्च गुणवत्ता के काम के लिए जाने जाते थे, हमारे घर आए तो मैं घर के खूबसूरत मगर थोड़े वीरान से लॉन में अपनी एक काल्पनिक दुनिया में खेल रही थी। अर्नव सर, जो हर चीज पर कलात्मक नजर रखते थे, की नजर मुझ पर पड़ी। वह मेरी माँ के सामने ही मेरा जिक्र करने लगे। उनके शब्दों में हैरानी और सच्चाई दोनों थी। रोहिणी जी, मैं सच कहता हूँ, आपकी बेटी तो कमाल खूबसूरत है। इसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और गहराई है जो आजकल के बच्चों में कम मिलती है। अभी इतनी छोटी होकर इतनी प्यारी है, जब ये बड़ी होगी तो सच कहता हूँ, ये तो कयामत ढा देगी। इसमें कुदरती टैलेंट है। ये बातें सुनकर मेरे दिल में एक साथ खुशी की लहर और एक अजीब सी झुंझलाहट महसूस हुई। किसी ने पहली बार मेरी माँ के सामने मेरे वजूद की अहमियत को महसूस किया था, लेकिन जब मैंने माँ की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर तारीफ का कोई एहसास नहीं था। इसकी जगह वह मुझे गुस्से से तेवरी चढ़ाकर घूर रही थीं। उनकी आंखों में ईर्ष्या की एक पतली सी लकीर मुझे साफ दिखाई दी, जिसने मुझे डरा दिया।
मैं फौरन अंदर की तरफ भागी और एक बड़े पुराने दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। यह छिपकर बातें सुनने की बुरी आदत मुझ में तब पड़ी जब मैंने यह जान लिया कि अगर मेरी माँ अपनी फैशन की दुनिया से बाहर निकलकर मुझ पर खुद से ध्यान देती तो मुझे उनकी जिंदगी के राज जानने के लिए इस तरह दीवारों के पीछे कैद न होना पड़ता। मेरे कानों में माँ और अर्नव सर की समझौते से भरी हुई आवाजें पड़ीं। मेरी माँ साफ और सख्त लहजे में उन्हें मना कर रही थी। देखिए अर्नव सर, मेरी बेटी अभी सिर्फ एक बच्ची है, वह यह सब स्क्रीन प्ले की सख्तियां नहीं झेल सकती। आप किसी और बच्ची को ढूंढ लें। लेकिन अर्नव सर भी एक तजुर्बेकार डायरेक्टर थे जो जानते थे कि उनके किरदार के लिए क्या बेहतरीन है। उन्होंने साफ और दो टूक शब्दों में कह दिया, अगर आपकी बेटी नहीं तो आप भी नहीं। इस किरदार के लिए मुझे यही मासूम चेहरा चाहिए। यह अल्टीमेटम सुनकर मेरी माँ का गुस्सा चुटकी में गायब हो गया, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। एक लम्हे में उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराती लकीर सज गई जो उनके शोभिज के चेहरे का हिस्सा था, और उन्होंने मेरे लिए हाँ भर ली। मुझे फिल्म में कास्ट कर लिया गया था। मैं खुशी से कमरे में नाचने लगी। मेरा दिल बेकाबू ढोल की तरह बज रहा था। यह सब मुझे किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। मेरे जहन में एक ही ख्याल गूंज रहा था, अगर यह सच था तो मुझसे भी लोग मोहब्बत करेंगे। मुझे भी घर की चार दीवारी की कैद से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया में घूमने की आज़ादी मिलेगी। मैं तो हमेशा एक सुनहरे पिंजरे की कैदी रही थी। मुझे पढ़ाने के लिए भी गुरुजी घर ही आया करते थे, मगर अब मेरी जिंदगी की डगर बदलने वाली थी और मैं इस नई उड़ान के लिए बेचैन थी। उड़ान और कटे हुए पर एंड। मेरी जिंदगी की वह पहली फिल्म थी जिसमें मुझे एक गरीब, खूबसूरत और मासूम बच्ची का किरदार मिला जो अपने धर्म और न्याय के मजबूत सिद्धांतों के लिए लड़ती है। गरीबी की कड़वाहट के बावजूद उसने कभी गलत काम नहीं किया, बल्कि अपने आचार और सच्चाई से सबको सिखाया। फिल्म का प्लॉट यह था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे संवर जाती है और वह अपनी मेहनत से एक आदर्श अध्यापिका टीचर बनती है, फिर स्कूल की प्रिंसिपल, और देखते ही देखते न सिर्फ वह दौलत से मालामाल हो गई बल्कि एक पूरी दुनिया उसे जानने और पहचानने लगी। मेरे दिल में भी यह मासूम ख्वाहिश जाग गई कि काश ये सब फिल्मी बातें मेरी असली जिंदगी में भी सच हो जाए तो मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझूंगी। मैं समझती थी कि यह फिल्म मेरे मुकद्दर की कहानी कह रही है। सेट पर मेरे लिए एक नया और अहम किरदार था। मैथिल चाची, जो मेरे ऑन स्क्रीन दोस्त आशीष की माँ थीं, वह बहुत शफीक और प्यार करने वाली महिला थीं। मैं उन सब बारीक तकनीकी मामलों का मतलब तो पूरी तरह नहीं समझती थी, लेकिन वह मेरी मददगार और मार्गदर्शक थीं। वह मुझे स्क्रीन प्ले की बातें आसान शब्दों में समझाती तो मैं आत्मविश्वास और धारा प्रवाहिता से अपनी बात बोलती जाती। फिल्म की रिलीज के बाद मेरे टैलेंट और मासूमियत को इतना पसंद किया गया कि मेरी माँ रोहिणी कहीं पीछे रह गई। फिल्म इंडस्ट्री की पूरी तवज्जो का केंद्र अब मैं बन गई थी। अब हर वह पब्लिक अपीयरेंस, ब्रांड एंडोर्समेंट या मीडिया इवेंट जिसके लिए मेरी माँ जाया करती थी, सब मुझे बुलवाने लगे। हर जगह मेरे चर्चे होने लगे। मेरे नाम के बड़े बड़े बैनर लगने लगे। मैं शोहरत की उस लहर पर सवार थी जिसकी मुझे तमन्ना थी। मैं खुश थी, बहुत ज्यादा खुश। लेकिन मेरी माँ रोहिणी, बाहर की दुनिया की देवी और मल्लिका, घर की चार दीवारी में जब उसे गुस्सा या ईर्ष्या आता तो मुझ पर अपना हाथ उठा देती। वह पढ़ी लिखी, दुनिया में मशहूर और सभ्य समझी जाने वाली औरत अपने घर में अपनी ही इकलौती बेटी के साथ जानवरों जैसा सलूक करती थी। वह मेरी कामयाबी को अपनी निजी हार समझती थी। अगर किसी को यह अंधेरा राज मालूम हो जाता तो वह इस मशहूर चेहरे से सख्त नफरत करता। उनका बस नहीं चलता था कि वह मुझे जान से ही मार दें और मेरा चमकता करियर खत्म कर दें, लेकिन उस वक्त किस्मत मुझ पर मेहरबान थी और मुझे हमेशा किसी न किसी तरह बचा लेती थी। मेरी माँ अब जानबूझकर वहां भी मेरे साथ रहती जहां उनका कोई काम नहीं होता। वह हर समारोह में यह कोशिश करती कि वह आगे रहे और मैं हमेशा उसके पीछे ही छिपी रहूं, जैसे एक साया। अब मुझे मशहूर भारतीय धारावाहिकों में भी मुख्य किरदारों के लिए कास्ट किया जाने लगा। लेकिन इन सब दौलत, शोहरत और फरेब के बीच अगर मैंने कुछ नहीं छोड़ा था तो वह था भगवान में अपना विश्वास और मजबूत आस्था। मुझे गहरा यकीन था कि वह मुझे गिरने नहीं देगा, और यह सब मुझे मेरी फिल्मी अध्यापिका ने सिखाया था जो मेरी असली माँ न सिखा सकी। मैं निराश नहीं थी। मुझे यकीन था कि मेरा वक्त बेहतर आएगा और तब यह सारे माँ के दिए हुए गेचम मुझे बहुत छोटे लगेंगे। एक अनोखा रिश्ता और अनपेक्षित झटका। सारसी, मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अभी तो मेरे रास्तों में बहुत से कांटे आने वाले हैं जो कोई और नहीं, मेरी माँ ही धोखे और ईर्ष्या के साथ डालने वाली थी मेरी मेहनत से बनी राह में। एक दिन मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई जब माँ ने अचानक और बेखबरी में मेरा रिश्ता तय कर दिया।
मैं छोटी नहीं थी तो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि इतनी जल्दी शादी के बंधन में बंध जाऊं। मैं आगे बहुत कुछ करना और हासिल करना चाहती थी, लेकिन शायद मेरी माँ की बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। मेरी कामयाबी ने उन्हें जला दिया था, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता एक बड़े असरदार गांव के सरपंच मुखिया के बेटे सर्जन सिंह के साथ तय कर दिया। वह लोग आए एक बड़े काफिले की शक्ल में, मुझे देखा, रीति रिवाज पूरे किए और शगुन की अंगूठी सगाई भी पहना गए। ये सब एक बिजनेस डील की तरह हुआ। मेरी रजामंदी का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी माँ मेरी मर्जी और ख्वाहिशों को कभी न सुनती और मेरा दिल भी नाराजगी और दूरी की वजह से नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ बताऊं। एक ख्याल आया कि अपने पिताजी रोहित को बता दूं, जो हमेशा गैर हाजिर रहते थे, लेकिन इसमें भी कोई फायदा न था। मेरी उनसे कौन सी इतनी करीबी बातचीत थी जो वह मेरी बात मानकर फैसला मेरे हक में दे देते। वह हमेशा माँ के रौब तले दबे रहते थे। मैं इनमें से किसी को भी कैसे बताती कि मैं कॉलेज में एक खूबसूरत और शफीक लड़के सुदीप को पसंद करती हूँ। वह मेरा पहला प्यार था, मेरी आज़ादी की पहली किरण। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। जब कुछ न सूझा तो हम दोनों ने भागकर शादी प्रेम विवाह करने का खुफिया प्लान बना लिया। हाँ, संजीजा एसएनएस। अगले रोज मैंने कॉलेज जाने का झूठा बहाना किया और अपने प्रेमी सुदीप के साथ रात के अंधेरे में भागकर एक पुराने मंदिर में जाकर गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कर ली। यह मेरे लिए बगावत का एक अमल था, अपनी माँ के अत्याचार से आजादी का। मैंने एक छोटा खत में लिख दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ। मुझे यकीन था कि किसी को फिक्र तो पड़नी नहीं थी और इसलिए मैंने लिखा कि कोई मुझे परेशान न करे। मेरी माँ तो शायद इस मौके की तलाश में ही थी। उन्हें वह मौका मिल गया। मेरी गैर मौजूदगी ने उन्हें मेरी पेशेवराना जिंदगी से आजादी दे दी और वह फिर से वापस फिल्मों वगैरह की चकाचौंध में सर से पांव तक पड़ गईं और मैं छिपकर शादी करके अपने पति सुदीप के साथ उसके गांव के शांतिपूर्ण घर चली गई। चौथा भाग, पहले दिन की कयामत और धोखा। लेकिन वहां जाकर मेरे साथ जो हुआ वह अकल्पनीय था। शादी का पहला दिन था और हमने प्रेम विवाह की थी। मैं भी बहुत खुश थी, अपने सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रही थी। जैसे ही रात हुई और मैं अपनी खुशियों की दुनिया में डूबी थी, मेरी फूट फूट कर रोने की आवाज सुनकर मेरी सास इंदिरा देवी घबराहट में भागती हुई कमरे में आईं। मेरा पति सुदीप मुझे अपनी नई नवेली पत्नी को बेदर्दी से घसीटता हुआ कमरे से बाहर ला रहा था और साथ में चीख चीख कर बोल रहा था, मैं तुझे तलाक छोड़ता हूँ, देता हूँ, 3 बार, हमारा रिश्ता खत्म। यह सुनकर मेरे तो पांव तले से जमीन ही खिसक गई। मुझे समझ नहीं आया कि यह मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स मेरे साथ ये क्या कर रहा है। इंदिरा देवी ने फौरन अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, उसके बाजू को मजबूती से झंझोड़ा और मुझको हाथों से पकड़कर वापस कमरे में ले गईं। वह मेरे आगे हाथ जोड़कर एक अजीब सी बेबसी और शर्मिंदगी के साथ बोली, प्लीज बेटी, अभी यहीं रुको। रात को मुझे सख्त प्यास लगी, शायद इस भावनात्मक सदमे की वजह से। घर में पानी खत्म हो गया तो मैं प्यास बुझाने के लिए वहां से हिम्मत करके उठी और बाहर चली आई। आज से मैं फिर से आजाद थी, लेकिन यह आजादी मेरे लिए बदतरीन कैद से ज्यादा तकलीफदेह थी। अभी मैं गुजर ही रही थी जब मुझे मेरे पूर्व पति सुदीप के कमरे से किसी लड़की के खिलखिलाने की आवाज आई। मुझे अफसोस के साथ साथ दुहक भी हुआ कि मैंने इस बेवफा शख्स के लिए अपना आराम भरा घर बार छोड़ा और यहाँ गांव में आ गई और इसने मेरे साथ ये घिनौना खेल खेला। यकीनन वह भी कभी खुश नहीं रहने वाला था। मैं दबे पांव आगे बढ़ी और एहतियात से दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। अंदर से सुदीप और वह रहस्यमय लड़की की आवाजें आईं। लड़की, वाह, क्या शाहकार खेल खेला है तुमने दिव्या के साथ। सच में इस शोबिज की पागल मल्लिका को तो पता भी नहीं कि वह फिल्मों की रानी आखिर कहाँ आकर फंस गई है। सोच रही होगी तुमने मोहब्बत के साथ धोखा दिया, जबकि तुम्हारी तो मोहब्बत ही एक सोचा समझा फरेब था। तुम्हारे बदले के प्लान ने कमाल कर दिया है। चलो, अब सुबह होने वाली है, मैं तो चली। शाबाश सुदीप। यह सुनकर मेरे दिल पर जैसे बिजली गिर गई। मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा, वरना मैं वहीं गिर जाती। और इससे पहले कि वह लड़की बाहर आती, मैं बिना पानी पिए ही कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा यकीन, मेरी मोहब्बत और मेरी आजादी का ख्वाब सब टूट चुका था। शकू और शक की उलझन और मेरा फैसला। इसका मतलब था कि यह सब मेरे पहले मंगेतर सर्जन सिन्हा की निजी और गहरी साजिश थी। इस बदले के ड्रामे का असली डायरेक्टर वही था। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ जो उसने शादी की रात ही तलाक देकर मुझे अपमानित करवा के मेरा विवाह अपने देवर आशीष से चुपके से होने दिया।
यह तर्क मेरी समझ से बाहर था। और सबसे बढ़कर, तो क्या मेरी सास इंदिरा देवी भी इस बुरे खेल में शामिल थीं? उनकी बेबसी और आंसू क्या सिर्फ नाटक थे? अब इन सब बातों का जवाब और यह सब करने के पीछे छिपा अजीबोगरीब राज तो तभी बाहर आना था जब मेरा नया पति आशीष, जो गायब था, घर वापस आता, क्योंकि मुझे यकीन था मेरा पूर्व पति सुदीप तो कभी कुछ न बताने वाला था और सास पर बस अभी शक ही था। पहले मुझे पता करना था कि सास भी इन सब में शामिल हैं या नहीं, उसके बाद उससे सच उगलवाने के लिए कोई सही तरकीब सोचनी थी। बस बहुत हुआ, सबने मेरी जिंदगी को एक आसान और सस्ता खेल समझ लिया है। पहले मेरी माँ ने अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी को नियंत्रित किया और अब यहाँ गांव की चार दीवारी में गहरे और खतरनाक राज छिपाए जा रहे थे। इसका मतलब तो यही था कि इस बेरहम दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था, सब स्वार्थी और धोखेबाज थे। मैंने भी पक्का ठान लिया था, जो भी राज होगा मैं सबके सामने लाऊंगी और फिर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन जो सोचा था ऐसा कुछ न हुआ, बल्कि बहुत अजीब हुआ। शर्मिंदगी, नाटक और नया किरदार। अगली सुबह जब मैं जागी तो सास ने पता नहीं मोहल्ले की औरतों को क्या कहा था कि वह मेरे आसपास घूम रही थीं। वह सब मेरे आसपास घूम रही थीं, मुझे सलाहें और निर्देश देती और सुख और बरकत की दुआएं देती जा रही थीं। मैं परेशान और उलझी हुई थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब बाद में असली बात पता चली तो मैं हैरान होते शर्म से पानी पानी हो गई। दरअसल मेरी सास ने सबको यह बताया था कि मैं उम्मीद से हूँ, गर्भवती हूँ। ये एक ऐसा झूठ था जो हमारे खानदानी वकार को फौरी सुरक्षा दे सकता था। मेरा विवाहित पति आशीष यहाँ मौजूद नहीं था और सास को ऐसी सफेद झूठी बात सबको बताने में जरा शर्म न आई, क्योंकि वह मामले की नजाकत जानती थी। मैंने गुस्से और नागवारी से सास की तरफ देखा तो वह फौरन मुझे एक वीरान कमरे में ले जाकर मेरे पैरों में पड़ गईं और मिन्नत समाजत करते हुए बोली, देख, तू मेरी बेटी जैसी है, बस जो मैं सुकून से कहती जाती हूँ तू हाँ में हाँ मिला दे। मैं तुझे सब सच बता दूंगी। अभी मेरी इज्जत और खानदान की बका का सवाल है। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही? आप ये सब ड्रामा क्यों कर रही हैं? मैं अब कैसे और क्यों यकीन कर लूं? पहली भी आपने तलाक के फौरन बाद मेरा विवाह करवा दिया और मेरे पति आशीष को पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है। मुझे एक बार मिलने भी नहीं दिया उससे। अब तो मैं गर्भवती हूँ, तो अब क्यों वह यहाँ नहीं है? आखिर क्या छिपा रही हैं आप? मेरी आवाज तेज हो गई थी। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। सास ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दोबारा मेरी मिन्नत समाजत करने लगी। उनकी बेबसी और सच्चे आंसू देखकर मेरा पत्थरा चुका दिल थोड़ा नर्म हुआ और मैं उनकी मिन्नतें सुनते ही मान गई। लेकिन राज मैं जानकर ही रहूंगी, यह मैंने खुद से पक्का वादा कर लिया। माँ का कर्म और मेरा सामना, आखिरी मुलाकात, जिस यूं कहते है को हाल सैटी से न मंदा। कुछ दिन के बाद मुझे कहीं से बेतकल्लुफी में बात पता चली कि मेरी माँ रोहिणी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है और उनके दोनों पैर तो जाया हो गए हैं। अब वह अपने हर काम के लिए किसी दूसरे की मोहताज हैं। कभी कभी द्वारा पड़ जाता तो किसी को भी न पहचानती और मारने दौड़ती। अब वह एक विकलांग बनकर दर्द और बेबसी की जिंदगी गुजार रही थी। मेरे पिताजी रोहित भी अब मेरी माँ के साथ ही थे। शायद उन्हें भी पता था कि जैसा उसके साथ हुआ कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ न हो जाए, और वह फर्ज और हमदर्दी की वजह से उनका ख्याल रख रहे थे। मेरा दिल तड़प गया। वह जैसी भी थी, मेरी माँ तो थी ना। उनकी तकलीफ ने मेरी सारी नाराजगी को एक पल में धो दिया। बस एक बार जाकर मैं अपनी माँ को देखाऊं, उनके सर पर प्यार से हाथ रख दूं। और एक दिन सास की रजामंदी से मैं उनके साथ चली गई। वहां जाकर मुझे एक गहरा और खौफनाक राज पता चला। माँ ने जहां मेरा रिश्ता सर्जन सिंह से किया था, वह असल में एक बड़ी राजनीतिक और वित्तीय डील थी। मेरे भागने के बाद उन्होंने बदला लेने के लिए बहुत सारी धमकियां लगाईं कि बेटी हमारे हवाले कर दो वरना जान से जाओगी। मेरा तो किसी को मालूम ही नहीं था, इसलिए उन्होंने गुस्सा और बदला मेरी माँ पर निकाला। यह सब उनके कर्मों का नतीजा था। मैं माँ से मिलकर बहुत रोई। मेरी माँ ने भी मुझसे रो रो कर माफी मांगी कि वह मेरा ख्याल न रख सकी। दौलत और शोहरत में इतनी अंधी हो गई कि यह घिनौना काम तक करने वाली थी, और कहने लगी, अच्छा हुआ तू भाग गई थी बेटी, तेरी सास बाहर बैठी है। तू जैसे घूंघट पर्दा करके आई है ऐसे ही चली जा, अब दोबारा यहाँ ना आना, अब तू सुरक्षित है। मैं रोती रही और फिर सास के साथ भारी दिल लिए वापस आ गई। उन्हें यही कहा कि माँ ने माफ नहीं किया और रिश्ता खत्म कर दिया है। सास ने कहा, मैं बात करूंगी, लेकिन मैं घबरा गई और उन्हें जल्दी से साथ लेकर वापस आ गई। पता नहीं कैसी आजमाइश मेरे ऊपर आ गई थी। दूसरा फरेब, सास की मजबूरी और मेरा नक्शा।
कुछ दिनों के बाद मेरा पूर्व पति सुदीप एक और लड़की को अपने साथ ब्याह लाया। मुझे दुहक हुआ था, लेकिन अपने लिए नहीं, उस नई मासूम लड़की के लिए। अब मैं देखना चाहती थी कि उसके साथ यह लोग क्या करते हैं, लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं चौंक गई। वह लड़की मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मैंने पूरी खामोशी अख्तियार की। जब उन्होंने मुझसे इतने राज छिपाए तो मैं क्यों बताती, इसलिए खामोश रही। लेकिन मेरी सास की नजर बहुत तेज थी। वह फौरन मुझे देखकर अंदाजा लगा लिया कि मैं जानती हूँ इस लड़की को। मेरे पूर्व पति ने इस बार भी शायद अपनी माँ को कुछ न बताया था, इसलिए सास बेहद परेशानी में मेरे पास आई इस लड़की के बारे में जानने के लिए। लेकिन इस बार मैं बेवकूफ बनने वाली नहीं थी। मैंने कहा, मैं नहीं जानती इस लड़की को। भला मुझे कैसे पता होगा कि वह कौन है? क्या मुझे यह मालूम था कि मेरा पति मुझे शादी की पहली रात ही तलाक दे देगा? तो ये लड़की कौन है, ये मुझे कैसे पता होगा? मैं बिल्कुल ही अनजान बन गई थी। सास, देखो बेटी, मुझे पता है तुम्हें सब मालूम है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसकी एक वजह है जो बहुत जल्द मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन तुम मुझे यह बता दो कि यह लड़की कौन है। क्या यह लड़की खतरनाक है या मेरे बेटे ने फिर कोई तमाशा करना है? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सच सच बता दो। लेकिन मैंने उनकी एक बात न सुनी। मैं क्यों बता दी? 2 बार वह झूठ बोल चुकी थीं। अब मुझे क्यों उन पर यकीन आता? इसलिए मैंने उन्हें कुछ न बताया। लेकिन मैं भी अंदर से बेचैन थी। अब मुझे भी राज जानना था कि क्या वजह है जो यह सब मुझसे छिपा रहे हैं। इसलिए बहुत सोचकर मैंने एक फैसला किया, अब बस इस पर अमल करना था। सास का बड़ा राज, जादू टोने की कहानी। शाम में मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरी सास दोबारा मेरे कमरे में आ गई। मैंने कहा, अगर आप कल मेरे पति आशीष को बुला दें और मुझे सब कुछ सच सच बता दें तो मैं भी आपको इस लड़की के बारे में बता दूंगी। अभी बस इतना ही कहूंगी कि वह बहुत खतरनाक है, लेकिन अब आप मुझे पहले सच बताएंगी, तभी मैं आपको कुछ बता सकूंगी, वरना आप देख लें। मेरी बात सुनते ही मेरी सास परेशान हो गई थी और फिर आंसुओं के साथ बोलना शुरू हुई। देखो बेटी, मैं ये सब तुम्हें बाद में बताने वाली थी, लेकिन अब चलो खैर है, बाद में पता चले या अभी एक ही बात है। मेरे बड़े जेठ बड़े भाई के 4 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी उन्होंने बहुत जोश और खरोश से की थी। उनके भाई की सगी औलाद थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जब एक रोज गुस्से में आते उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दी और अगली सुबह वह अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया गया। फिर इसके बाद उसी लड़की की दोबारा शादी कर दी अपने छोटे बेटे से। 2 महीने सब सही रहा और एक बार फिर से वही हुआ। इस तरह उनके 4 बेटों की मौत हो गई। घर में कोहराम मचा था, सब परेशान थे और अब सब इस लड़की को कसूरवार मान रहे थे। लड़की के बाप ने रातों रात उसकी शादी की और उसे कहीं गायब करवा दिया, जैसे हमारी हिंदू रीतियों में होता है। 2 साल बाद जब वह वापस आए तो उसके हाथ में एक बच्चा भी था और उसका पति भी सलामत था। तब उसने कहा, देखो, मुझ में कोई बुरी आत्मा नहीं है, तभी मेरा पति भी जिंदा है और मैं भी। मेरे खानदान पर जरूर कोई साया था जिसकी वजह से सबने मुझे जिम्मेदार ठहराया। फिर वह वापस चली गई। अब सारे गांव में यह बात फैल गई थी। सबने यही कहा कि उनका खानदान मनहूस है, निकालो इन सबको, वरना हमारी बच्चियों पर भी ऐसे ही इल्जाम तराशी की जाएगी। तब एक दिन किसी ने हमें एक तजुर्बेकार बाबा जी का बताया। हम उनके पास गए तो उन्हें बताया कि किसी ने हमारे खानदान पर टोना जादू कर दिया है कि बेटा हर चिराग बुझ जाएगा। तब उन्होंने हमसे वक्त मांगा और हमें इसका एक हल बताया और एक रक्षा धागा, सुरक्षा सूत्र हम सबको पहनने के लिए दिया था। साथ सख्ती से मना किया था कि कोई तलाक न हो खानदान में। लेकिन मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ जो मेरे बेटे सुदीप ने तुम्हें तलाक दे दी, और न ही उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया है। लेकिन बाबा जी ने कहा था कि तलाक देने पर घर में मौजूद किसी और मर्द से उसका पुनर्विवाह करवा दिया जाए और कुछ वक्त के लिए दोनों को अलग रखा जाए, इससे उनकी जान बच जाएगी। इसीलिए बेटी, मैंने यह सब किया है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, मैं तो बस अपने बच्चों का भला चाहती थी, उनकी जान बचाना चाहती थी, इसलिए यह सब किया। वह रोते हुए मुझे सच बता रही थी, खुलासा और फैसला खुन योजना ठक। और मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरी सास ने मेरी तलाक नहीं करवाई तो मेरे पति सुदीप ने क्यों मुझे तलाक दी? क्या उसके लिए या उसके पीछे भी कोई राज था? मैंने उस रात सुदीप के कमरे से सुनी हुई तमाम बातें सास को बता दिया और हम दोनों ने इस नई लड़की का सच जानने के लिए एक फैसलाकुन योजना बनाई। लेकिन इससे पहले हम कुछ करते कि वह हुआ जिसका हमें वहम और गुमान में भी नहीं था। उसी रात मैं और सास किसी के मरने पर सांत्वना दुख बांटने करने गए हुए थे। जब वापसी पर घर का दरवाजा खुला पाया तो पांव तले से जमीन निकल गई। हम भागकर घर में दाखिल हुए। जब कमरे में गए तो देखा
मेरा पूर्व पति सुदीप नीचे गिरा हुआ है, जबकि घर की एक एक चीज गायब थी। हर कीमती सामान और जेवर चोरी हो चुका था। इसका मतलब था कि घर में डकैती हुई थी। तो उसकी नई पत्नी कहाँ थी? लेकिन इस वक्त उसे करीबी अस्पताल लेकर जाना ज्यादा जरूरी था। हम उसे लोगों की मदद से ले गए, जहां थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने मेरे असली पति आशीष को भी बुला लिया, जो खामोशी से अपनी जान बचाने के लिए बाहर गया हुआ था। और मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वह बहुत खूबसूरत मर्द था, गोरा चिट्टा और बावकार। इतनी परेशानी में भी वह मुझे यूं खुद को देखते पाकर मुस्कुरा दिया। मैंने फौरन से नजरों का जाविया बदला, मगर मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। 10वां भाग, कर्म का फल और सुदीप की कहानी का अंत। अगले रोज हमें मालूम हुआ कि उसकी नई पत्नी, जो दरअसल एक फरेबी थी, सब कुछ लूट कर अपने पति की सारी जमीन अपने नाम करवा के भाग गई और जाते हुए पति को ऐसी ताकतवर दवाई खिला गई कि अब वह बस चारपाई पर पड़ा रहता, अपना काम भी खुद न कर सकता था। वह लड़की कोई और नहीं, सुदीप के साथ तलाक की रात मौजूद लड़की थी। फिर उसके काम के लिए मेरा पति आशीष उसकी मदद करता और बाकी घर के काम में देख लेती। जब वह थोड़ा बोलने के काबिल हुआ तो उसने बेबसी के आंसू बहाते हुए बताया कि उसने कॉलेज में उसी लड़की से मोहब्बत की थी और मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि उसकी हर बात मानता गया। वह लड़की मेरी माँ रोहिणी की कोई दुश्मन थी। शायद मेरी माँ ने भरी महफिल में उसकी बेइज्जती की थी और उसके बाप पर भी झूठा इल्जाम लगवाकर उसे जेल करवा दिया था, जिसकी वजह से उसने यह सब बदला लेने के लिए किया और जाने से पहले बता गई कि उसे कोई मोहब्बत नहीं थी। उसका तो काम था सबको उल्लू बनाना और पैसे ऐंठना। अब भी वही किया था उसने। अब सुदीप को एहसास हुआ कि उसने जो मेरे साथ किया, उसकी सजा उसे इस सूरत में मिली कि उसका अपना धोखा ही वापस आकर उसके मुंह पर थप्पड़ की सूरत लगा था। अब पछतावा उसका मुकद्दर ठहरा, क्योंकि अब मैं अपने पति आशीष से खुश भी थी और संतुष्ट भी। हमारी असामान्य शादी ने हमें एक मजबूत और सच्चा रिश्ता दे दिया था, जो मेरी माँ की झूठी दुनिया से कहीं ज्यादा कीमती था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये शानदार कहानी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और भी इसी तरह की शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे किसी एक और शानदार सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।